इन प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त कुछ एंथ्रोपोजेनिक का उसमें मानवकृत कारण भी है बाढ़ के, यानी बाढ़ पूर्णतः प्राकृतिक कारण से ही आता है ऐसा नहीं कहते। यदि हम इन प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त देखें तो कुछ मानव ने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण बाढ़ बढ़ा है। इसका एक उदाहरण तो अभी हमने दिखाया था, जो किस प्रकार तटबंध बना करके बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहा है, मानव बढ़ा रहा है ना। बांधों और तटबंधों का निर्माण भी बाढ़ का एक कारण बनता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन उससे प्रमुख कारण है निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कारण है निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। तटबंध बनाएगा तो बाढ़ का रोकथाम करेगा ना। वही तो कह रहे हैं, यही तो समझा रहे थे। 160 किलोमीटर जब तटबंध बना तो 25 लाख हेक्टेयर में बिहार बाढ़ था, और जब 3800 बन गया है तब 69 तो बढ़ गया था, घटा है 25 से 69 हो गया। ऐसा क्यों? अब बढ़ाएंगे, बताएंगे, जब एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ाएंगे तब करेंगे तो समझाएंगे कि समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। डिफॉरेस्टेशन बड़ा कारण है। जो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, क्यों बाढ़ लाता है, क्यों बाढ़ लाता है डिफॉरेस्टेशन? मोनी जी, हाँ, क्या हो जाता है वनों का कटाई, वनों का कटाई और बाढ़ में क्या अंतर, कुछ तो है ना। वन जल का संग्रहगार, संग्रहगार कैसे कैसे संग्रहगार? मिट्टी का अपरदन होता है सर, जड़ से नीचे पानी भर जाएगा। मिट्टी का कटाव इसमें ज्यादा, मिट्टी का कटाव बचेगा तो मिट्टी का कटाव मिट्टी का कटाव तो होगा, रोक करके रखेगा, बाढ़ के करेगा ना। ये तीनों ही कारण होंगे जो जिसके कारण वनों की कटाई बाढ़ के विभीषिका के बढ़ने का कारण है। गाद के बढ़ने का कारण भी एक निर्वनीकरण है, क्योंकि नदी का कटाव बढ़ता है, अपरदन बढ़ता है, अपरदन बढ़ता है। दूसरा कारण है, अभी कह रहे थे बांध का निर्माण, बांधों तटबंधों का निर्माण। एक अन्य कारण है गाद प्रबंधन का अभाव। बिहार में गाद प्रबंधन का अभाव, गाद प्रबंधन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आजकल बहुत तेजी से बात होती रहती है। गाद प्रबंधन, सिल्ट मैनेजमेंट, गाद प्रबंधन का अभाव, लैक ऑफ सिल्ट मैनेजमेंट, सिल्ट मैनेजमेंट। नदी जल के आंकड़ों की अनुपलब्धता, नदी जल के आंकड़ों की अनुपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर डेटा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ
only. बिहार में 2008 के कोसी के बाढ़ का कारण कुशहा बांध का टूटना, कुशहा बांध का टूटना। तो हम कह सकते हैं इस अर्थ में जो तटबंधों की बांध हो, तटबंधों की निगरानी का अभाव, उचित निगरानी का अभाव, बांधों को तटबंधों की उचित निगरानी, सर्विलेंस, निगरानी का अभाव, सर्विलेंस। और कारण दिया जा सकता है, लेकिन इतना ही पर हम लोग विराम कर देंगे। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सभी पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्राकृतिक कारण में पहला कारण है, ये जो प्राकृतिक कारण हमने चर्चा किया उसमें पहला कारण है अत्यधिक वर्षा, बादल का फटना। एक्चुअली यदि हम देखें तो बाढ़ का मूल कारण यह होता है जो पानी के स्तर में वृद्धि, पानी के स्तर में वृद्धि प्रमुख रूप से भारी वर्षा के कारण होता है। भारी वर्षा के कारण नदी के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली बाढ़ का कारण बन जाता है। अब बिहार में क्या कोरिलेशन है, इस संदर्भ में बिहार में क्या क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि बिहार में आने वाला बाढ़ का कारण बिहार की ही अत्यधिक वर्षा नहीं है, हिमालय क्षेत्र तथा नेपाल में, हिमालय क्षेत्र और नेपाल में होने वाली भारी वर्षा बिहार के बाढ़ का मूल कारण, यदि हम वर्षा के संदर्भ में बात करें तो मूल कारण हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, नेपाल में होने वाली भारी वर्षा। यहां पर हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा इसलिए होती है कि जैसे ही मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें की कौन सी मानसूनी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें की पश्चिम बंगाल शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व से आते हुए, उत्तर पूर्व से आते हुए हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है। यह बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर बिहार के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर
घटते क्रम में भारी वर्षा करती है, घटते क्रम में भारी वर्षा करती है। कहीं कहीं तो यह वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। पुनः 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी से सीधे आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भी है। नहीं समझ में आ रहा है नीतीश? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसके कारण यह है, इसका कारण है कि तुम सही से नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश बाबू देखो ये पश्चिम बंगाल है, इधर से मानसून इधर भी जाता है, इधर से मानसून घुस करके अभी जो बात पहले हम कर रहे थे वो इसकी बात कर रहे थे, जो बिहार में घुस रहा है। एक यहाँ से भी ऐसे भी हो रहा है, जो बिहार में जा रहा है, यह जो जा रहा है, यह समानांतर भी हो रहा है। यह जो शाखा जा रहा है, यह जो उप शाखा जा रहा है, वह क्या कर रहा है? सीधे हिमालय की ओर जा रहा है। हिमालय की ओर जा रहा है तो हिमालय से क्या करेगा? टकराएगा। हिमालय ऊंचा है, उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यह जो ढाल है हिमालय, यह जो आई यह हवा, यह क्या करेगा? इसके सहारे चढ़ेगा, चढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा तो वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर क्या होगा? संघनन होगा। असंघनन होने से क्या होगा? वर्षा हो जाएगी ना। तो यह न केवल यह बल्कि यह भी क्या कर रहा था? जो सीधी शाखा जा रही थी वह हिमालय की ऊंचाई के कारण वह ढाल के सहारे चढ़ता चला और चढ़ता चला गया। ढाल के सहारे जब चढ़ा तो क्या कर दिया? संघनन करके वर्षा कर दी। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। यह वर्षा कहाँ हो रही है? बिहार में नहीं, यह वर्षा हिमालय क्षेत्र में हो रही है ना। अब हिमालय क्षेत्र की यह वर्षा, भारी वर्षा, जो इन दोनों कारणों से हो रही है। तीसरा कारण एक और है, हिमालय क्षेत्र में बादल की फटना। बादल के फटना भी आम घटना। हिमालय क्षेत्र में तीसरा कारण यह भी है, एक तो यह कारण इधर से वाली शाखा गई, दूसरा यह, और तीसरा हिमालय क्षेत्र में बादल का फटना भी भारी वर्षा का एक कारण है। बादल का फटना, बादल का फटना यानी 3 कारण से हिमालय क्षेत्र नेपाल में होने वाली भारी वर्षा कैसे बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। 3 कारण यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से गिनाया। एक, जो यह इसकी शाखा जो यहाँ से जा रही थी वो समानांतर जा रही थी, और वो समानांतर होने के कारण पूर्वी बिहार में क्या कर दी? ज्यादा वर्षा कर दी। क्योंकि उसमें आर्द्रता की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी। दूसरा कारण यह जो कुछ यहाँ से गई थी, इसकी कुछ उपशाखा सीधे भी जाएगी ना। जो उपशाखा सीधे जाएगी वो सीधे हिमालय से टकराएगी, वह हिमालय से ढाल के सहारे चढ़ेगी और ढाल के सहारे चढ़ के संघनित होगी, और संघनित होकर क्या करेगी? वर्षा कर देगी। और तीसरा कारण हमने बताया, तीसरा कारण जो था वह बादल का फटना था, जो कम समय में भारी वर्षा को बदलाता है। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय जैसे क्षेत्रों में यह आम है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में यह आम घटना मानी जाती है, बादल का फटना, अर्थात कम समय में भारी वर्षा, कुछ घंटों के अंदर ही भारी वर्षा हो जाती है। तो पढ़ते होंगे कि नेपाल में भारी वर्षा हो रही है, संभावना है, अलर्ट जारी कर देगा, जो हो सकता है 2 दिन में 11 बार आ जाए, है ना। तो बादल कम समय में भारी वर्षा भी यानी बादल का फटना भी, ये तीनों ही कारण से बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बिहार में भारी वर्षा भी, बिहार में होने वाला भारी वर्षा भी क्या होता है? कारण होता है बाढ़ का। बाढ़ का कारण होगा बिहार में होने, यह जो वर्षा कह रहे थे, यह जो मानसूनी पवनें जा रही थी, यह बिहार से गुजर रही थी, तो बिहार से गुजरने के कारण अधिक वर्षा, अधिक उसमें आर्द्रता की मात्रा थी, तो किशनगंज अररिया में क्या कर दी? अधिक वर्षा कर दी।
जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर गई वैसे वैसे इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती चली, वर्षा करने की क्षमता कम होगी ना। एज वेल एज यहाँ से सीधे जो जाने वाली शाखा है, इधर से गुजर रही है जो मानसून की शाखा, वो हिमालय से टकरा करके हिमालय में वर्षा कर रही है। एज वेल एज इसमें आर्द्रता की मात्रा होगी, तो इसके कारण क्या होगा, बिहार के मैदानों में भी वर्षा थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी ना। तो इसके कारण भी, यानी तीसरा कारण यहाँ पर होने वाला है, जो तीसरा, यह दोनों तो प्रमुख कारण है। तीसरा भारी वर्षा का कारण बिहार में होने वाली वर्षा भी है। तीसरा बाढ़ का कारण यहाँ पर इस पॉइंट में कहेंगे बिहार की वर्षा भी है, खास करके बिहार के उत्तर पूर्वी बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिले की भारी वर्षा भी बिहार में बाढ़ की गंभीरता को बढ़ा देता है। यहीं पर एक मैप बना दीजिए बिहार में वर्षा का मैप बनाओ। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया। और सबसे उत्तरी? कौन पश्चिम चंपारण? कौन बोल रहा है? तुम भी बोलिए, पटना तुम भी बोलिए ना। वो हंस रहा है, हमारे साथ ही पढ़ता है ना, वो हंस रहा है। गलत बोलिएगा सर, पश्चिमी चंपारण पश्चिमी चंपारण, क्योंकि आप सब गोवा में जोड़ेगा तो गोवा में जोड़ेगा उत्तर में ना। हम उत्तरी पूछ रहे हैं। हाँ तो उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तो पूछिए। हाँ तो पश्चिमी चंपारण का कौन आएगा? पश्चिम में देखो ना, पश्चिम में नहीं होता है वो, कैमूर के साथ भोजपुर वो होता है। सर सही है ना, पश्चिम चंपारण 100%। इतना दिन से बिहार का आंशिक विस्तार दिन बताए थे। हाँ, कितना डिग्री तक है? कितना? 27 से 40 था, 27 21 था, 24 से 27 कुछ था मिला। 27 कहाँ पर? यहीं पर न जाएगा। इसको भेजा इस्तेमाल करो। अब पश्चिम में जाना तो कैमूर इस्तेमाल करो। क्या है? पश्चिम में कैमूर क्या है? पूर्वी सबसे किशनगंज, सबसे पूर्व में किशनगंज, सबसे पूर्व में 27 समथिंग 87 की 88 है, 88 है ना, 88 समथिंग पर क्या है? यह किशनगंज है। 88 समथिंग पूर्व पर है यह 27 शायद 31 है नॉर्थ पर है। हाँ, और सबसे जिला कौन बोला? गया। इसी जो 24 कहे हैं, यही 24-20 है। 24-20 नॉर्थ पर। पश्चिम में कैमूर और यहाँ पर कैमूर होगा कि ये होगा? कैमूर होगा सर, कैमूर होगा।
केमूर होगा सोनाली केमूर सर देखिए तो 100% लॉक किया जाए केमूर को लॉक किया जाए केमूर होगा सर लॉक प्रियंका वैसे आयुष प्रियंका पूछ लेते हैं सबसे पूछ हाँ। लेते हैं, तुम बेताब हो रहे हो नहीं तो तुम गलत सही हो गए इसके तरफ सही है सर केमूर होगा पता है हाँ सर बक्सर होगा बक्सर तो कहीं नहीं होगा गोपालगंज तो बोलिए तो बक्सर का हैं? कैमूर है ठीक है 83 डिग्री ईस्ट पर 83 यहाँ से खींचोगे ना ये यहाँ तक नहीं आएगा इससे आइडिया क्या मिलेगा कि हम बार बार बता रहे थे आइडिया क्या मिलेगा बिहार के अंदर का हर कदम बढ़ाओगी तो थोड़ा आइडिया मिलेगा है ना ये आइडिया मिल जाता है इधर से खींच देंगे ना तो ये आइडिया मिलेगा किधर से बढ़ाएंगे किधर से हम घटाएंगे नहीं तो कभी कभी घटा देता है किसी को बढ़ा अच्छा दशांतर का आइडिया रहेगा ना तो पता हो जाएगा किसको बढ़ाना है इसको इधर करना ये 83 डिग्री इसकी बढ़ना है ना अब सब जगह समझ में आ गया ये सब पूछने का सब ठीक है अब हम देखते हैं बिहार के वर्षा का मानचित्र दिखाते हैं तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र ये इसके अलावा पूरा वर्षा यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है इन दो क्षेत्रों में किशनगंज में नोट कटिहार यहाँ एकदम सुदूर थोड़ा सा बहुत कम इलाका आता है ऊपरी भाग एकदम थोड़ा सा कम इलाका आता है ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा का क्षेत्र इस मैप को वहां भी इस्तेमाल करना है जलवायु वाले सेक्शन में जो मैप अभी बना रहे हैं उसको जलवायु बिहार में वर्षा का वितरण जो हम बताए थे उस दिन क्लास में समय था नहीं तो हम शॉर्ट वाला मानचित्र बना दिए इससे ज्यादा डिटेल लिए मानचित्र इसको वहां भी बनाना इसके बाद है 180 से 200 मीटर की वर्षा ये तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली वर्षा का क्षेत्र है 180 से 200 सेंटीमीटर की लगभग पूरा का पूरा किशनगंज थोड़ा दक्षिणी भाग छोड़ करके इसमें आ जाता है और अररिया भी इसमें आने लगता है अररिया का पूर्वी भाग 180 से 180 से 200 सेंटीमीटर इसके बाद आता है 160 से 180 इसी के थोड़ा और दक्षिण में इसी बेल्ट के दक्षिण में थोड़ा और दक्षिण कर दो यहाँ तो इसमें यह जो वर्षा है 160 से 180 वाला है ये 60 से 180 वाला है 160 से 180 अब 140 से 160 भी इसी के ठीक दक्षिण वाला हिस्सा होगा ठीक दक्षिण वाला हिस्सा होगा इन क्षेत्रों में 140 से 160 वर्षा होगी अब बाकी क्षेत्रों में एवरेज वर्षा है उसको फिर से हम 120 से 140 में डिफाइन करते हैं 120 से 140 वाला क्षेत्र जो बिहार में आता है वह यहाँ यह जो क्षेत्र है
140 का थोड़ा सा यहाँ वाला भाग आएगा, कौन? कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास वाला भी जो ये भाग है, यानी कि सोन नदी के इधर, तुम इधर आप आगे बैठो, आगे बैठो, ये कौन सा भाग है? ये रोहतास और कैमूर का, ठीक है। सोन नदी के यहीं से सोन नदी इधर से सोन नदी चली गई, ठीक है। इसके पश्चिम का जो भाग है, इसके पश्चिम के भाग में भी वर्षा फिर 120 से 140 के बीच होती है, यानी इसी तरह का लाइन यहाँ भी खिंचाएगा, इसी तरह का लाइन यहाँ भी खिंचाएगा। अब इसके और इसके बीच में 100 से 120 का लाइन,